भारत सरकार के मिनिस्टर और सिकंदराबाद क्षेत्र से कैंडिडेट श्रीमान जी किशन जी रेड्डी और आपके बगल के पार्लियामेंट्री क्षेत्र मलकानगिरी के कैंडिडेट श्रीमान इटाला राजेंद्र गारू और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट श्रीमान लक्ष्मण जी गारू, श्री चिंतला रामचंद्र रेड्डी गारू, श्री वेंकटेश्वर गारू, श्री श्रुति गारू, वी चंद्रशेखर गारू, श्री राजशेखर रेड्डी गारू, श्री शशिधर रेड्डी गारू, श्री कृष्णा यादव गारू, श्री महेश्वर रेड्डी गारू, श्री राकेश रेड्डी गारू, श्री श्याम सुंदर गारू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। मेरे बहनों भाइयों, आज आपके बीच में आया हूं तो जी किशन रेड्डी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी के बीच में आया। जब मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो हमारी उस टीम में हमारे जी किशन रेड्डी मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे थे और बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहे थे। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जिस तरीके से जी किशन रेड्डी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, जिस हद तक जाकर इन्होंने जी किशन रेड्डी गारू ने किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए उसके लिए मैं इन्हें आप सबकी तरफ से भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जी किशन रेड्डी का यह कैरेक्टर है कि आपने देखा होगा लंबे समय तक पॉलिटिकल लाइफ में रहने के बावजूद इनका कोई पॉलिटिकल अपोनेंट, कोई विरोधी क्यों न हो, हमारे जी किशन रेड्डी के ऊपर उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी करप्शन का कोई चार्ज हो। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति यदि करते हैं तो नेशन बिल्डिंग के लिए राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। और जहां तक तेलंगाना का केवल बीआरएस को नहीं है, मैं जानता हूं सैकड़ों लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उसके बाद यहां पर बीआरएस की गवर्नमेंट बनी है और बीआरएस ने जिस तरीके से उस गवर्नमेंट ने करप्शन को बढ़ावा दिया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए बलिदान दिया है उनकी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या कारण है? कांग्रेस हो, भारतीय ये बीआरएस हो, ये लोग जब गवर्नमेंट बनाते हैं इन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेज लग जाते हैं। कांग्रेस के बारे में भी आपने देखा होगा, जब जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है उन लोगों के ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेज लगे, यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार है, भारत नहीं कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज हो। गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को आती है तो भारतीय जनता पार्टी को आती है। मेरे भाइयों, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का स्टेचर, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इतना ही नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिखाया बहनों भाइयों कि हमारा भारत केवल 7 वर्षों में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था इकोनॉमी की साइज के मामले में, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सारी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स, सारे अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत इस समय विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, 2027 यानी 2027 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यह गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को सीखनी हो तो हमारी गवर्नमेंट से सीख सकता है, हमारे प्रधानमंत्री से सीख सकता है। मैं कांग्रेस की याद दिलाना चाहता हूं, फार्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालत जैसी थी वैसी थी, लेकिन उनकी इकॉनमी, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है। एक रोजी पिक्चर, एक गुलाबी पिक्चर उसकी पेश करने के लिए बराबर उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। बहनों भाइयों, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सरकार नहीं चलाई जा सकती। सरकार लूट और झूठ वाली सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो अथवा ये यहां पर बीआरएस की सरकार रही हो, एक लूट और झूठ की यह सरकार रही है। मैं आज कह रहा हूं कि कांग्रेस अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति से लगातार समाप्त होती जा रही है और इस कांग्रेस ने बराबर अपीजमेंट की पॉलिसी की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, यह जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। हम सरकार देश बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसे किया है। हमारे सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो पहले के उठाकर कोई देख ले, जो वादे किए थे हर वादे को अच्छी तरह हम लोगों ने पूरा किया है। 2014 का ही इलेक्शन मैनिफेस्टो कोई उठाकर देख ले, हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मुझे तो लगता है बहनों भाइयों, अब इस देश में राम राज्य आने का संकेत भी हमको मिल चुका है, मेरा पक्का विश्वास है। हम लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, हम उसको समाप्त करेंगे। आपने देखा कि डंके की चोट पर पार्लियामेंट में बहुमत मिलते ही हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। हम लोगों ने कहा था हम ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लोग ये कहते हैं कि अब मुस्लिम समाज के धर्म के मामले में या गवर्नमेंट कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। बहनों भाइयों, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई क्यों न हो, हर धर्म को मानने वाली माता, बहन, बेटी हमारी भी माता, बहन और बेटी है। यदि उसके साथ कोई जुल्म होगा तो हमारी पार्टी सदैव उसके साथ खड़ी रहेगी। हम केवल सरकार बनाने की बार बार चिंता नहीं करते। हम सीए पास किया, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है माइनॉरिटी में कि उनकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, किसी की भी नागरिकता इस नागरिकता कानून के कारण नहीं जाने वाली है मेरे बहनों भाइयों। और आगे की भी बात मैं कह देता हूं, इस बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोगों ने घोषणा किया है, हम आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, समान नागरिक संहिता हम लाएंगे। दुनिया के अधिकांश जो प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट हैं, उन प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट में बहनों भाइयों यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारे यहां क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन इसको भी लेकर हम लोगों के ऊपर कम्युनलिज्म का आरोप इन लोगों के द्वारा लगाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा है।
बीआरएस और कांग्रेस के लोगों ने भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास का संकट पैदा किया। उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, उस विश्वास के संकट को चैलेंज के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। हमारा कैरेक्टर है। आज भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेचर, कद कोई देखे तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। बहनों भाइयों, भारत के हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। लगातार रूस की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप, गोले चल रहे थे। यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे थे। उनके फादर मदर जो भारत में रहते थे, उनको यह चिंता सताने लगी, कहीं हमारे बच्चे जो वहां पर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उनकी जान को कोई खतरा न हो जाए। उनका डेलीगेशन हमारे प्रधानमंत्री जी से मिला और यह कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो यूक्रेन से हमारे बच्चों को बाहर निकालिए। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, हम सबके लिए यह गौरवान्वित होने की बात है, 4.5 घंटे के लिए वार रुक गया और हमारे मोर देन 22,000 स्टूडेंट्स वहां से बाहर हो गए। और हम लोगों के ऊपर रिलीजन के आधार पर भेदभाव, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप यह लगाया जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं आरोप लगाने वालों को, अरब के 5 देशों ने, सारी इस्लामिक कंट्री हैं, अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़े सम्मान से यदि किसी को सम्मानित किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को किया है। मेरे बहनों भाई, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, चाहे नेहरू जी रहे हों, देश की जनता को गरीबी से बाहर करेंगे। देश की जनता को गरीबी से बाहर नहीं कर पाए, देश की गरीबी नहीं समाप्त हो गई। लेकिन 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, बहनों भाइयों, इसे हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। देश में तेजी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कितनी तेजी के साथ बढ़ा है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 46% अकेले डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं होता है तो भारत में होता है। यह है भारत की ताकत। भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो भी हम लोगों के कमिटमेंट से, जो हम लोगों के वादे थे, हर वादे को हम लोगों ने पूरा किया है। बड़ी संख्या में यहां पर बहनें भी दिखाई दे रही हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बराबर कांग्रेस ने वादा किया है, हम आएंगे पार्लियामेंट में, असेंबली में, महिलाओं को हम 33% का रिजर्वेशन देंगे। इस काम को 30 वर्षों तक वह नहीं कर पाए। पहली बार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से माताओं बहनों को संसद के अंदर और साथ ही साथ असेंबलीज में 33% का पार्टिसिपेशन देने का डिसीजन यदि किसी ने कराया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कराया है। बहनों भाइयों, हम लोग अपीजमेंट की पॉलिसी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले सड़कें, हाईवेज बामुश्किल 8-9 किलोमीटर बनते थे। आज हम 38 से लेकर 40 किलोमीटर रोड्स पर डे बना रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने करिश्मा किया है। मेरे बहने भाई, डिफेंस का जहां तक सवाल है, इस देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं कहना चाहता हूं, रहा होगा कभी दुनिया की यह धारणा भारत एक कमजोर भारत है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं रक्षा मंत्री के नाते बहनों भाइयों कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है, एक मजबूत यह देश बन चुका है। अब भारत की धरती पर ही हम भारतवासियों के हाथों से, अपनी टेक्नोलॉजी से तोप, बम, गोले, मिसाइल, टैंक, यह सब सारी चीजें तैयार कर रहे हैं।
कांग्रेस के शासनकाल में केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। हम लोगों ने 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। यह है हमारे भारत की ताकत। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, आप लोग घर घर जाइए, लोगों के पास जाइए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जी किशन रेड्डी जैसा आपको कैंडिडेट मिला है। बहनों भाइयों, बहुत ही सौभाग्यशाली काम किया है। इन जनरल में नॉमिनेशन की मीटिंग्स में नहीं जाता हूं, लेकिन जी किशन रेड्डी ने इच्छा व्यक्त की तो मैंने कहा किशन रेड्डी आपके लिए मैं आऊंगा और अपनी शुभकामनाएं मैं दूंगा। और बहनों भाइयों, मैंने कैबिनेट के अंदर भी देखा है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट पर अपना विचार, अपने थॉट्स शेयर करने का काम कोई करता है तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी करता है मेरे बहनों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जितने वोट से आपने हमारे जी किशन रेड्डी को विजय दिलाई है, बहनों भाइयों, उससे कम से कम 3 गुना मतों से हमारे जी किशन रेड्डी को चुनकर आप पार्लियामेंट में भेजिए, अपील करने आया हूं। और ध्यान रखिएगा, आपके बगल की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मलकानगिरी, आपके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है मलकानगिरी। इटेला राजेंद्रन जी हमारे कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं हमारे इटेला राजेंद्रन जी को, एक अच्छे ओरेटर हैं और इस यहां पर तेलंगाना में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है, तो हमारे इटेला राजेंद्र ने बीआरएस गवर्नमेंट को ठोकर मार दिया, उसको त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है।